Hello class, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. And today I am going to discuss next topic in geography. ये हमारी ज्योग्राफी का अगला वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। देखिए आज का जो वीडियो है वो अभी तक हम लोगों ने दो से तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक था वो था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में या आपके एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी में या फिर पेट में, अदर जो एग्जाम्स होते हैं आपके एसएससी है, रेलवे है या फिर आपका स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू बेसिस। तो वो मैंने डिस्कस किए। उसके बाद ब्रह्मांड के बाद अगला जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने टॉपिक आपको सौरमंडल पढ़ाया, सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बात की। और आज का जो वीडियो है वो हमने स्टार्ट किया है। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी, जिसमें हम लोग अक्षांश रेखांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। अगर आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये सारी चीजें क्लियर करेंगे हम, फिर एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अभी देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और दिन और रात, इस तरीके से हम इन सारे टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज आइए जानते हैं, समझते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि ये है हमारी पृथ्वी, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी में ये देखिए, ये जो रेखा है सबसे ऊपर, सबसे पहले तो हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ये जो बीच वाली रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से जो बीच में पार्ट बच चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, वैसे यहाँ पर भी होगा, इस साइड में भी होगा, वैसे ही सेम यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और फिर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। तो ये जो इतना पार्ट है, यानी कि इधर से यहाँ तक का पार्ट, ये कहलाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग कि जो सबसे पहले जो बीच में रेखा है पृथ्वी के बीच में, इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। और इसके बाद भूमध्य रेखा की जस्ट नीचे जो रेखा है ये है मकर रेखा। 23 से 1/2 डिग्री पर ये रेखा बनती है, मकर रेखा। मकर रेखा के बाद इसके बाद एक और रेखा है जिसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त है, ये 66 से 1/2 डिग्री पर बनता है। और इसी के आगे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ऊपर कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारी 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक वृत्त, यानी कि ये 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से पृथ्वी को 1 2 3 4 5 रेखाएं ऐसे हैं जो मेन रेखा है, जिनसे एरिया का निर्धारण होता है। बहुत सारी चीजें इससे डिसाइड होती हैं। तो अभी क्या क्या चीजें इस पे मेन डिसाइड होती हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं अभी, है ना। तो यहाँ तक बात आपको आई थिंक समझ में आ गई। पहले तो रेखाएं आप समझ लीजिए कि रेखाएं कौन कौन सी पृथ्वी के ऊपर होती हैं। तो ये 5 मुख्य रेखा होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। अब देखिए सबसे पहली बात, जब जो है हमारा सूर्य, जब हमारा सूर्य ये बीच में जो है ये वाला सूर्य, जब सूर्य हमारा विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा चमकता है, जब इस रेखा पर सबसे ज्यादा चमकता है, तो विषुवत रेखा पर जब हमारा सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, तब याद रखिएगा दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं। और ये कब कब होता है? एक 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर बिल्कुल फोकस्ड पड़ती हैं, बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, ये देखिए कर्क रेखा पर, जो सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया है, ये अगर सूर्य की किरणें हमारी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी यहाँ। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज याद रखना, यहीं पर हमारा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास में हमारा जो ये है, ये भारत है।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास ही हमारा ये देखिए ये ऐसे करके इस तरीके से हमारा यहाँ पे भारत है। कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा भारत है। आपको एक बात और बता दें कि कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से, उसकी ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार लिख लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, मी से क्या होता है, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा मित्र, पर पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, पर गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, गमछा, छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़ और झार, झार से झारखंड। इस तरीके से मित्र पर गमछा झार इन जगहों से जो है हमारी कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो 8 राज्य थे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा की जानकारी हो गई। कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। और ये कब होता है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे चमकती हैं। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को हम लोग सबसे बड़ा दिन 21 जून को मानते हैं, क्योंकि उस दिन बड़ा सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटी रात कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटी रात भी 21 जून को होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा चमकती हैं, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं तो ये मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमकती है तो सबसे छोटा दिन होता है। मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है और ये कब होता है आपको पता है? ये होता है हमारा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर को हमारा मकर रेखा पर सूर्य चमकता है और सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है। अच्छा, एक मिनट सोचिए कि जब हमने अभी कहा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसे मानिए नहीं, इसे महसूस करिए कि 21 जून जब होता है हमारे भारत में तो आप देखिए कितनी गर्मी पड़ती है। आप परेशान होते हैं, उलझन में लाइट चली जाती है तो आप बहुत परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि यार इतनी गर्मी है, इस गर्मी में कैसे पूरा दिन बीत जाता है। रात में थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, कुछ लोग गांव में तो छत पे सो जाते हैं या बाहर सो जाते हैं, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। बहुत धूप होती है, बहुत तगड़ी धूप होती है ना। तो 21 जून याद रखिए। अच्छा, मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है किस दिन? 22 दिसंबर को। देखिए, जब दिसंबर आता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सितंबर के बाद दिसंबर आता है और जब दिसंबर आता है तो दिसंबर के टाइम पे आप देखते हैं कि रात जल्दी हो जाती है, मतलब शाम जल्दी हो जाती है, दिन यानी कि छोटा होता है। यानी कि 5-6 बजे के आसपास दिसंबर में देखिएगा आप अंधेरा हो जाता है। तो यानी दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। कब? 22 दिसंबर को। याद रखिएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर मकर रेखा पर आती है और मकर रेखा पे भारत तो है नहीं और हम कहाँ रहते हैं? भारत में। अगर भारत में हम रहते हैं तो यहाँ तो सूर्य चमक नहीं रहा है। सूर्य कहाँ चमक रहा है सबसे ज्यादा? यहाँ चमक रहा है। जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है तो मकर रेखा के जो देश होंगे वहां पर जो है दिन बड़ा होगा, लेकिन यहाँ भारत में दिन सबसे छोटा होता है। भारत में दिन सबसे छोटा होता है। आई थिंक आपको ये पूरा जो चार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आपको उसको एडवाइस करने की कोशिश करूंगा कमेंट के थ्रू भी। ओके, या नेक्स्ट वीडियो में मैं सजेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा अर्थ का। अब इसमें और भी कोई पॉइंट बचता है? हाँ, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये 2 वृत्त और होते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य का कोई मतलब नहीं, यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं या पड़ती ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा बर्फीले क्षेत्र भी होते हैं, इसलिए यहाँ की बात हम नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर यानी कि दिन और रात 2 बार बराबर होते हैं, सॉरी 2 बार बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो अभी 23 सितंबर आने वाला है। आप देखिएगा 23 सितंबर को जो है जो हमारा दिन और रात है वो बराबर होगा, है ना। और 23 सितंबर के बाद फिर धीरे धीरे दिन क्या होगा? दिन धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होने लगेगा और सबसे छोटा दिन कब जाके होगा? 22 दिसंबर को, और रात सबसे बड़ी होने लगेगी। और फिर उसके बाद जब दिन सबसे छोटा पहुंच जाएगा तो आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को हल्का सा दिन बड़ा होता है। 25 दिसंबर को हल्का सा दिन बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि 25 दिसंबर माने क्रिसमस डे, और यानी कि बड़ा दिन बोलते हैं ना। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उसे कहते हैं बड़ा दिन, है ना। उस दिन हल्का सा बड़ा दिन होता है, तो ये ही इसका रीजन होता है दोस्तों, इसी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगी।
ले लिया। अब देखिए एक चीज और समझाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे हमारा भारत है, ये देखिए भारत है, भारत ये हमारा भारत है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज से समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारा भारत है। देखिए ये भारत बना हुआ है, ये भारत है ना। थोड़ा हम पास से दिखाते हैं आपको, ये भारत है और ये हमारा सूर्य बना हुआ है। अब ऐसे इस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। और पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक होती है ये देखिए, ये कौन सी गति है, ये अपनी जगह पर ही पृथ्वी घूम रही है। ये बताइए कौन सी गति है, ये कौन सी गति, अपनी जगह पे ही जब पृथ्वी घूमेगी, अपनी जगह पर ही जब पृथ्वी घूमेगी तो ये कौन सी गति है, ये देखिए अपनी जगह पर ही घूम रही है, अपने ही प्लेस पर घूम रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। जानते हैं इसे कौन सी गति कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परिभ्रमण गति। कौन सी गति? रोटेशन, परिभ्रमण गति। और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। यानी कि दिन और रात कैसे? आप सोचेंगे सर कैसे जो है परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं, जरा समझा दीजिए। तो मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ, एक सेकंड समझिए। देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य अपना प्रकाश यहाँ पर डाल रहा है, ठीक है, भारत पर। आप समझिए सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। सूर्य ऐसे देखिए, ये पृथ्वी, सूर्य अपनी जगह पर है और यहाँ से प्रकाश भारत पे पड़ रहा है, ठीक है। और पृथ्वी धीरे धीरे अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती है। अब देखिए जब दिन में ऐसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। अभी देखिए यहाँ पे भारत आएगा, ये यहाँ पर कहाँ पर, एक सेकेंड, भारत, ये देखिए ये भारत आया, ये भारत है। ये जब यहाँ सूर्य है और ये देखिए ऐसे फोकस पड़ेगा तो भारत में दिन हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। जैसे ऐसे होता होगा यहाँ पे, जैसे तो यहाँ सूर्य तो इतनी जगह पर है, जैसे ही भारत ये घूमा, ये जो घूमी तो ये देखिए सुबह हो गई, सुबह 5 7 बज गया, 8 बज गया, 9 10, ऐसे शाम हो गई, धीरे घूमी ऐसे शाम हो गई, शाम हो गई रात। अब ये इधर भारत उधर चला गया, इधर अमेरिका आ जाएगा और जब इधर अमेरिका हो जाए तो अमेरिका में दिन हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगी, रात हो जाएगी। आप सुनोगे अमेरिका में जब दिन होता है तो भारत में रात होती है, और भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, क्योंकि सूरज देखो एक जगह पर है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। इसे कहते हैं परिभ्रमण गति। इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। ओके, परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। अच्छा, परिक्रमण गति क्या होती है? ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम रही है और साथ ही साथ यूं ऐसे से घूम रही है, देखिए ऐसे से घूम रही है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये सूर्य है, सूर्य के ऐसे चारों ओर घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है और चारों ओर भी घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। जिसे कहते हैं परिक्रमण गति। क्रमण क्यों? क्रमण का मतलब क्या? परिक्रमा। परिक्रम से बना है परिक्रमा, परिक्रम से बना है परिक्रमा, तो परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी कि रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण गति के कारण ही वर्ष बदलता है। जो एक साल कहते हैं ना, 365 दिन का एक साल होता है, तो परिक्रमण गति के कारण ही वर्ष, क्योंकि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर जब पूरा करती है तभी एक साल होता है दोस्तों, तभी 1 ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आप नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आशा करते हैं आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक परिक्रमण गति के कारण वर्ष बदलता है, समझाने की जरूरत नहीं, समझा चुके हैं हम। और परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब ये देखिए, ये है सूर्य ग्रहण। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सूर्य ग्रहण, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे। और ये है चंद्र ग्रहण, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि बीच में ये जो है ना, ये चंद्रमा आ जाता है, बीच में चंद्रमा, मून आ जाता है, MOON मून। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, बीच में मून आ जाए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक ना पहुंच पाए, भाई सूर्य किससे चमकता है? चंद्रमा के प्रकाश से, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक ना पहुंच पाए तो बीच में पृथ्वी आ जाए, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन सब की वजह से एक समय ऐसा भी आता है, 1 या 2 बार साल में ऐसा भी होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन? पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो फिर भाई इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर
अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत दूर तक फैलाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ, जिससे कि हम अपने एमसीक्यू बेसिस के जितने भी एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम, उसमें मैं बहुत अच्छा कर सकूँ। तो ये सब वन डे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और स्टेट लेवल के भी एमसीक्यू बेसिस के जितने एग्जाम हैं, उन सब में ये ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, भी सिस्टमैटिक वे से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो नोट्स बनाते चलिए और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल, एंड चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।